Hello everyone and good morning. After a long time I'm making this video because due to my AMED examinations. So before starting today's session I would like to ask you one simple question. अगर आप एक सिटी में रहते हैं और आपको सिटी के इनसाइड ही अंदर ही कहीं जगह पर जाना है तो आप किस टाइप का व्हीकल यूज़ करेंगे? मे बी इफ़ यू आर हैविंग अ स्कूटी, इफ़ यू आर हैविंग अ बाइक तो आप उससे जा सकते हैं. मे बी 100 to 200 मीटर्स के लिए आप वॉक कर सकते हैं. आपको सिटी से कहीं दूर जाना है, मे बी 10 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, तो आप अपनी ओन व्हीकल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कार है. लेकिन अगर आप प्राइवेट बसेस का भी यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं. बट एक सिंपल क्वेश्चन ये कि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उससे बाहर जाना है तो क्या आप वॉक करके जा सकते हैं? क्या आप अपनी ओन व्हीकल से जा सकते हैं? क्या आप अपनी ओन कार से जा सकते हैं? नो. इसका सिंपल सा आंसर है नो. अगर आपको कोई लंबे डिस्टेंस के लिए जाना है तो डेफिनेट सी बात है कि आप अपने कंफर्ट को देखकर और आप अपने उस एरिया को देखकर कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रैवलिंग को प्लान करेंगे. ऐसा ही हम लोग करते हैं अपने करिकुलम, अपना जो सिलेबस है उसके साथ में. हर सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, एक रोड मैप प्रोसीजर में लेकर आते हैं, बनाते हैं कि हम लोगों को जो 12 मंथ्स मिले हुए हैं उसमें 1 मंथ हमारी वेकेशंस चले जाती है जून मंथ की. हर स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग मंथ होते हैं एकेडमिक ईयर को शुरू करने के वो डिफरेंट होते हैं. वो अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, कुछ कुछ स्कूल्स में तो वो जुलाई भी होता है अकॉर्डिंग टू द एरिया. आज जो हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं वो एक रोड मैप को डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग जो 2024 से 2025 का सेशन है उसको स्मूथली कैसे रन कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीनो सिंह, चाइल्ड मोटिवेटर फ्रॉम बुलंदशहर. मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में. आई होप आपको पसंद आएगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको समझने मिलेंगी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रोड मैप है जिससे कि हम 2024 से 2025 के सेशन को ईजिली रन कर सकते, स्मूथली चला सकते हैं. हमें पूरे ईयर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, बट इफ़ वी आर हैविंग अ प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मैप अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स और टू द टीचर्स टू द पेरेंट्स, सो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपने सबसे जो अब न्यू प्लानिंग शुरू की है वो किन बेसिस पे की है. आपने जो ओल्ड प्लानिंग की थी, जो सेशन हमारा जा चुका है, अभी कुछ दिन और बचे भी हुए हैं कहीं कहीं पर, और कुछ स्कूल्स में फरवरी के एंड से ही न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका था. अब जो इसका मेन पर्पस होता है न्यू सेशन को स्टार्ट करने का, उसके 2 रीज़न्स हैं. या तो वो स्कूल नहीं चाहता है कि उसके बच्चे किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन ले ले ड्यू टू सम लैकिंग्स, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही होगी जिसकी वजह से बच्चा वो स्कूल छोड़कर किसी और स्कूल में जाना चाहता है. तो आज हम उस चीज़ को डिस्कशन करेंगे. हमारी जो NEP है और NCF है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अब रिवाइज्ड करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर दी गई है आफ्टर कोविड, और NCF जो सबसे पहले आया था 2000 में और उसके बाद उसको रिवाइज किया गया 2005 में, लेकिन वो हमेशा ही हमारे एजुकेशन का एक पार्ट रहा है बिकॉज इट डिनोट्स टू द टीचर्स, इट डिनोट्स टू द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली. ये जो गवर्नमेंट है वो बिना वजह के कभी कोई रूल नहीं बनाती है. ये सिर्फ सरकार नहीं चला रही है, सिर्फ लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, अपनी कैपेसिटी जो GDP है इन सबको इंक्रीज़ नहीं कर रही है, वो बच्चों के ऊपर भी बहुत फोकस कर रही है. इसलिए तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ और NCFs को बनाया गया है. साथ ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहले है एक बच्चे की एज. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चे की एज जो है वो बिल्कुल फिक्स कर दी गई है. जो बच्चा 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग चलने वाला है. जो फर्स्ट के 5 फाउंडेशनल स्टेजेस हैं जिसमें कि बच्चा एक 3 इयर्स का है, अगर वो एडमिशन लेता है तो उसे कौन सी चीज़ें आनी चाहिए. हमें बहुत फोर्स नहीं करना है किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसको समझ सकते हैं. तो उसमें नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट सेकेंड हम इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारी जो प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं जो 3 इयर्स के लिए चलने वाली हैं, जिसमें हमारी 3rd to 5th क्लासेस चलती हैं. इसके बाद है हमारी मिडिल क्लासेस जिसमें हमारी 6th 7th 8th क्लासेस हैं, और 8th क्लास तक हमारी जो साइंस होती है वो क्लब होती है और SST भी हमारी क्लब होती है. बाद में जाकर के वो सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बदल जाती है और हमारी साइंस, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में बदल जाती है. जब हमारे बच्चे सेकेंडरी लेवल पर आते हैं 9th 10th 11th 12th, उसमें हर सब्जेक्ट को वो बहुत डीपली नॉलेज के साथ पढ़ते हैं. अब स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें, जिससे कि उनका बच्चा उसी स्कूल में अपना अटेंशन पे करे, पेरेंट्स उसको बहुत सपोर्ट करे, कहीं पर भी ये ना सोचें कि मेरे बच्चे की कोई लैकिंग्स हो रही है, स्कूल की कोई लैकिंग्स हो रही है और मैं अपने बच्चे को यहाँ से स्विच करके कहीं और ले जा सकूँ. तो इसके छोटे छोटे कुछ रीजंस हो सकते हैं. वहाँ का एटमॉस्फेयर जो स्कूल में क्रिएट किया जा रहा है, कि मेनली स्कूल का जो फोकस है, हर पेरेंट ये जानना चाहेगा कि स्कूल का फोकस कहाँ रहता है, बच्चों पे है,
फीस ओरिएंटेड है, करिकुलम ओरिएंटेड है, किन चीज़ों पर वो स्कूल चल रहा है। एक एडमिशन कराने से पहले पेरेंट्स बहुत सारी क्वारीज आपके पास लेकर आता है और इन क्वारीज को काम डाउन कराना हमारा काम रहता है। बच्चे को ईजिली इंगेज किया जा सके, वो एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, वो स्टडीज़ में कर सकते हैं, उसकी एकेडमिकली होलिस्टिकली डेवलपमेंट में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एरियाज़ हैं जिससे बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको डेवलप करके एक बेटर सिटीजन बनाया जा सकता है, जिससे कि स्कूल का भी फ़ायदा हो सकता है और पेरेंट्स का तो फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है। अब हम लोग दूसरी बात पर आते हैं जो है हमारा इकोसिस्टम जो स्कूल में चलता है। इकोसिस्टम जैसे कि हमारे इकोसिस्टम है हमारे एनवायरनमेंट का, जिसमें हमारे एनिमल्स, ह्यूमंस, पूरी बायोडाइवर्सिटी आ जाती है। वैसे ही इकोसिस्टम होता है एक स्कूल का। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? वो है स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इवन वहाँ पर काम करने वाले पियोन्स भी हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी जो पर्सनस हैं जो स्कूल को सपोर्ट करते हैं वो भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं। Everybody who is connected with the school are in the ecosystem of that particular area. उस स्कूल से जो भी लोग कनेक्ट करते हैं वो उस स्कूल के इकोसिस्टम में आते हैं और वो वही लोग हैं जो आपके स्कूल को ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट आप लोग करते हैं स्कूल को ग्रो करने के लिए, वो एडवर्टीजमेंट जो है वो पैम्पलेट्स नहीं होता है, वो पेपर्स नहीं होते हैं, आप कहीं पर भी होल्डिंग्स लगा दो बड़ी बड़ी, वो वर्क नहीं करेंगे। वो वर्क कैसे करेगा? आपका बच्चा करेगा। आपका पैम्पलेट भी बच्चा है, आपका एडवर्टीजमेंट भी बच्चा है, आपकी जो बातें होती है ना बच्चा करता है, उसका वेल बिहेवियर, वो कैसे बातें कर रहा है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसका मॉरल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को ग्रो करती है और वही एक एडवर्टीजमेंट की तरह बाकी सबको बताता है। कहीं पर अगर बच्चा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज में बच्चा जा रहा है और जाते जाते ही वो कुछ लोगों को नमस्ते करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करता है, घर में आए हुए गेस्टों को फीट टच करता है, उनसे बहुत प्रॉपरली बात करता है, तो वहाँ के जो लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे? सबसे पहली आइडियोलॉजी रहेगी उनकी ये, अरे बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो ये सोचेंगे और पूछेंगे भी आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, इसका तो मॉरल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम वर्क कर सकते हैं मॉरल डिसिप्लिन पर एक बच्चे की। मेरा मानना तो ये है कि पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। और अगर किसी बच्चे ने मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यू इनकलकेट किया हुआ है तो डेफिनेटली वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा ईजिली टच रह सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, हम बात करते हैं असेसमेंट्स पर, जो बच्चे की और स्कूल हम असेसमेंट करते हैं उन पर। तो सबसे पहले होलिस्टिक असेसमेंट होती है, सेकेंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग। ये लर्निंग क्या है? ये लर्निंग है सीखना। किसी चीज़ को भी हम अगर अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको, स्किल्ड और अनस्किल्ड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है। मेरे पास दो पर्सन हैं, एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड मतलब जिसे कोई चीज़ आती नहीं है, और एक स्किल्ड है जिसे काम आता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कि एक कारपेंटर है, जैसे कि एक मेशॉन है। तो ये लोग जो अपना काम है वो बखूबी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनको एजुकेशन ही आए, लेकिन एक कंप्यूटर ऑपरेटर को एजुकेशन आनी ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, हर चीज़ को, हर स्टेप को करने के लिए उसे एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हमें भी एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब आई एक्टिविटीज़ की बारी, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स में चलती हैं। पढ़ाई तो चल ही रही है लेकिन साथ साथ में एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। तो प्ले हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई और स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे होती हैं, मेन कोई गेम होता है, किसी स्कूल का स्पेशलाइज्ड गेम होता है, उसको कर सकते हैं। आजकल स्कूल्स में एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की भी जो चीज़ें हैं अटैचमेंट्स में आ रही हैं, लोग उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वो बाद में जाकर के डिफेंस में काम आता है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो डेफिनेटली वो उसमें ग्रो कर सकता है। ये जो को करिकुलर के आइडियाज़ हैं स्कूल्स में, वो इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स दोनों को, जो पढ़ाई के साथ साथ उनकी ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है उसको भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आया हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन स्टार्टिंग टू द एंटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल से लेकर के जब पेरेंट्स स्कूल से बाहर निकलता है या कोई भी पर्सन बाहर निकलता है तब तक है। स्कूल में आ रहा है, स्कूल में वॉचमैन है गेट पर, वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अंदर गया रिसेप्शन एरिया में, रिसेप्शन एरिया पे उससे किस तरीके से बात की गई। अंदर गए वो प्रिंसिपल केबिन में, वहाँ पर उनसे किस तरीके से हैंडल किया गया। प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, उन्होंने किस तरीके से बात की। ये बहुत बड़ा एक सर्कल है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। वो फॉर्मल हो सकती है, वो इनफॉर्मल हो सकती है, वो पर्सनल भी हो सकती है। हमें हमेशा स्कूल के एरिया में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, इनफॉर्मल कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, और पर्सनलाइज तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। चलिए इसका मैं सेकंड पार्ट आपका बनाऊंगी, आज थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।